सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफिंग्स दूंगा कि पढ़ना कैसे है न्यूज़पेपर को। और उसके बाद में फिर अपन न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार प्लीज ऑनलाइन चेक कर लेना ऑडिबिलिटी और वीडियो वगैरह। आपके फाउंडेशन पे भी और टेस्ट सीरीज वाले बैच पे भी दोनों पे एक लिंक आया हुआ है शायद। हम्म। क्या चीज? अच्छा, आस्किंग टू ज्वाइन। हम्म। वो परमिट करना पड़ता है। जस्ट होल्ड ऑन। यस। ऑडिबल है? नहीं, ये तो मुझे आ रही है। आ रही है? ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये ब्रीफ करेंगे कि आपको न्यूज़पेपर को अप्रोच कैसे करना है। अब न्यूज़ छप रही है, न्यूज़ को आपको एज इट इज पढ़ना है या उसके अंदर में से कुछ निकालना है, कितने डेप्थ तक जाना है, कौन सी न्यूज़ कितना रेलेवेंट है आपके लिए, इस चीज को डिसिफर करना जरूरी है। कारण, क्योंकि यूपीएससी इस वक्त जिस भी डायमेंशन में आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है वो मोटा मोटा आपके न्यूज़पेपर से ही उठ के आ रहे हैं। राइट। एंड इसीलिए इस साल का प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद भी ये रियलाइजेशन आप ही को नहीं, हम सबको ही हो गया कि इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो न्यूज़पेपर का जो एक वीकली रिव्यू सेशन है उसका मैं आपको पैराडाइम पहले इंट्रोड्यूस करूंगा कि हम कैसे न्यूज़पेपर को किस तरह से डील करने वाले हैं, और वो आपके लिए फिर कैसे हेल्पफुल रहेगा और आपको थ्रू आउट द वीक उसको कैसे कैसे टारगेट करना है। तो सबसे पहले इस सीरीज का नाम हमने दिया है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का मतलब पता है किसी को? जी। इनफैक्ट आप अपनी फिलॉसफी में भी देखेंगे, इंडियन फिलॉसफी के अंदर में भी, माइथोलॉजीज के अंदर भी, या ग्रीक फिलॉसफी में भी देखेंगे तो ट्राइडेंट को सबसे पावरफुल टूल माना गया है। पावरफुल वॉर्स के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं उसमें त्रिशूल को, और इसी को ट्राइडेंट बोला जाता है ना। इंग्लिश के अंदर से ट्राइडेंट बोलते हैं। तो ग्रीक गॉड्स में और हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड्स के अंदर में, दोनों में ही ये ट्राइडेंट सबसे पावरफुल वॉर टूल माना गया है। तो क्योंकि ये आपकी जंगी है एक, है ना, और आपको जीतने के लिए कोई एक टूल चाहिए, तो मैंने इसका नाम फिर ट्राइडेंट रखा। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो भी पेपर आने वाला है वो सब आपकी आंखों के नीचे से निकलेगा। अब इसको डील करने के लिए हमको एक यूनिक अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, तो इसी अप्रोच को हमने नाम दिया है रेयर। आर इज फॉर रीडिंग, ए इज फॉर देन एनालाइजिंग, री नेक्स्ट आर, हाँ, अरे रिप्रोड्यूस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और इसी पैराडाइम के बेसिस पे एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, दैट इज कॉल्ड एज 5 की अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको ये अप्रोच एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में आपको इसी कीज से पूरे न्यूज़पेपर को अनलॉक करना है। द फर्स्ट की इज फॉर योर की इश्यूज। की इश्यूज मतलब, देखो, करंट अफेयर और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में क्या फर्क होता है। करंट मतलब डेली न्यूज़पेपर में जो चीज छप रही है। कंटेम्प्रेरी मतलब एक न्यूज, जैसे मान लो इस वक्त यूसीसी की चल रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि यूसीसी पिछले हफ्ते से लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है।
इसके अलावा यूसीसी आज की डिबेट नहीं है, सालों से डिबेट छिड़ी हुई है यूसीसी के बारे में। तो पीरियोडिकली जो चीज न्यूज़पेपर में लगातार रिपीट होती रहती है, जिसका लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे अपना पर्सपेक्टिव्स क्लियर रखें। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे आप अपना पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर रखें। क्यों? क्योंकि जो एक दिन होके कल खत्म हो गया, आज शुरू हुआ और कल खत्म हो गया, उसकी रेलेवेंस इतनी नहीं है जितना कि जो इशू बार बार इरप्ट हो रहा है और देश के लिए परेशानी या सोसाइटी के लिए एक परेशानी की तरह सामने आ रहा है। इसीलिए कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। शुरुआत में या आज आपको शायद ऐसा लग सकता है कि जब मैं आपको वीकली पूरा रिव्यू दूंगा तो आपको लगेगा यार इतने सारे टॉपिक्स हो गए, ये तो खत्म कैसे होंगे। लेकिन आप यकीन मानो कि यही टॉपिक्स अब आने वाले 2 हफ्ते तक पेपर में छपते रहेंगे। आपने एक बार किसी चीज को कवर कर लिया और वो आपके लिए फुल एंड फाइनल हो जाती है। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा की इश्यूज को निकालना। की इश्यूज में हम अप्रोच यूज करेंगे 5I। 5I का मतलब समझते हैं? हाँ बताइए फिर। 5I में सबसे पहले हमको क्या चीज दी थी? उसकी इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। यस, क्या चीज हुई, कब हुई, और थोड़ा बहुत कैसे जान लो, हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आई इज फॉर इश्यूज। जल्दबाजी नहीं देवी जी। इश्यूज का मतलब फाइंडिंग आउट द रीजंस बिहाइंड इट, या वो क्यों हो रहा है इशू, उनके पीछे का कारण क्या है, इश्यूज को समझो। एंड नेक्स्ट इज फॉर इम्प्लीकेशंस। इस इशू से कुछ इम्प्लीकेशंस होंगी, कुछ कॉन्सिक्वेंस होंगे, और ये कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी बताया था डिस्कशन करते समय कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पर्सपेक्टिव्स पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है आपसे कम्युनलिज्म का पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पूछ ले। आपको हर चीज के बारे में एक क्लियर परसेप्शन होना चाहिए, एक बायस्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। बायस्ड ओपिनियन मतलब क्या होता है? एक तरफा किसी चीज के बारे में पता होना। मुझे सिर्फ पता है कि पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं आता, तो ये होता है बायस्ड ओपिनियन। तो एक अनबायस्ड ओपिनियन के लिए आपको दोनों पहलू पता होने जरूरी है। नेक्स्ट आई इज फॉर जी, इनिशिएटिव्स। सरकार गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ कर रही है, या आपके पास में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल्स हैं। ये वो लोकल लेवल पे भी हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे भी हो सकते हैं। जैसे हम आज तक एग्जांपल देते आए हैं चोला डिसेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस इन केस ऑफ चोला एम्पायर। ठीक है, ऐसे ही हम केरला का वासुदेव कुटुंबकम मॉडल के लिए बार बार बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों? क्योंकि ये एपिटोम है, इन्होंने अपने एग्जाम्पल सेट किए हैं। ये एक मॉडल है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। राइट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में हो सकता है आपको स्कीम्स हो, उनकी पॉलिसीज हो, कुछ लॉज हो। राइट, एंड देन लास्ट इज फॉर इनोवेशंस। इनोवेशंस मतलब बेसिकली वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि आपसे यही चीज मेंस में एज इट इज पूछ ली जाती है कि अब आगे क्या करना चाहिए। नो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अब 5I अप्रोच के साथ में आपके पास में यूपीएससी में पेपर आता है
तो आपके 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्कर आते हैं। ये आपको 150 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है और ये 250 वर्ड्स के अंदर अटेम्प्ट करना है। अगर आप सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, 5 आई अप्रोच से अगर किसी चीज को कवर कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप हर पॉइंट में, आप चाहे कॉजेस कवर कर रहे हैं, इम्प्लीकेशंस नेगेटिव पॉजिटिव कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स कवर कर रहे हैं, इन सब में आप एटलीस्ट 5-5 कंक्रीट पॉइंट पिक करके रखें। और कंक्रीट पॉइंट्स का मतलब उसके अंदर कीवर्ड्स इंक्लूडेड होनी चाहिए। कीवर्ड्स के साथ में एक वर्ड आता है जिसका नाम है सब्सटैंसिएशन। सब्सटैंसिएशन मतलब आपके आर्ग्यूमेंट को, ये जो आप कीवर्ड से एक अपना आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, आपके आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करता है ये सब्सटैंसिएशन। सब्सटैंसिएशन में हमारे पास में क्या क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ले लीजिए, कोई केस वेस का नाम, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, डेटास के बारे में बात कर लीजिए आप, डेटास या स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, डेटाज, स्टैटिस्टिक्स, कोटेशंस एंड सो ऑन, मतलब जो भी चीज आपके आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करे। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम्पल्स। अब आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखते जाना और इसी पैराडाइम पे और इसी ही इंट्रिकेट नेटवर्क को एनालाइज करते हुए मैंने आपके न्यूज़पेपर का ट्राइडेंट सीरीज का रेयर पैराडाइम डिजाइन किया है। मैंने आपको क्या बोला यहां पे? आपको किस चीज की जरूरत है? कीवर्ड्स की। एग्जाम्पल्स की। डेटाज और स्टैट्स से आपको क्या लगता है? एक आइडिया लगता है किसी भी चीज का, या कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या रिपोर्ट और इंडेक्सेस वगैरह आप देखते हैं तो क्या लगता है? यू गेट अ आइडिया और एनालिसिस कि ये हो क्या रहा है, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। तो मैं इसको नाम दूंगा कि दैट फ्रॉम दीज थिंग्स यू डिराइव सर्टेन की आइडियाज। ठीक है, हमने शुरू किया था यहां से, जहां पे हम बोल रहे थे कि आपको क्या चाहिए। इश्यूज, कोई भी इशू कवर करने के लिए, सी, कोई भी इशू कवर करने के लिए, की इश्यूज को कवर करने के लिए यू नीड टू हैव 5 आई अप्रोच, जिसमें आप इंट्रोडक्शन, इश्यूज, इम्प्लीकेशंस, इनिशिएटिव्स और इंडिकेटर इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे। उसी के बीच में हम आगे आए कि यहाँ पे आपके पास में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक 10 मार्कर और एक 15 मार्कर। मैंने आपको बोला आपको हर सेक्शन में, इश्यूज में, कॉन्सिक्वेंस में, या इम्प्लीकेशंस में, इनिशिएटिव्स में, इनोवेशंस में, आपको 5-5 पॉइंटर्स अच्छे तैयार करने हैं जो कि कीवर्ड्स से रिडन हो और क्या हो उसके साथ में, सब्सटैंसिएशन हो। ठीक है, अब आप अपनी बात को सब्सटैंशिएट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि आपकी बात सब्सटैंशिएट कैसे होगी। रिपोर्ट्स बताओ, इंडेक्सेस बताओ, आप डेटाज कोट करो, आप कोटेशंस के फॉर्म में आप किसी के बारे में बात करो, गांधी जी ने बोला, बी आर अम्बेडकर ने बोला, या एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, अब मैं इसी को यहां पे दूसरा नाम देता हूं, की एग्जाम्पल्स। तो मैंने कितनी कीज दे दी अभी आपको? फर्स्ट की इज फॉर की इश्यूज, दिस इज फॉर की इश्यूज। और की इश्यूज कैसे कवर करना है? 5 आई अप्रोच से।
These will be your contemporary affairs which will be relevant for means एग्जामिनेशन। दूसरा की मैंने क्या फाइंड आउट किया आपके लिए यहाँ पे, कीवर्ड से ही आपको, बिना कीवर्ड के आप अपना आंसर नहीं लिख सकते हैं। आपके आंसर में वो महक नहीं आएगी जो एग्जामिनर को चाहिए। इंस्टीट्यूशनल किलिंग्स के बारे में बात किया गया है ना। इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म के बारे में बात चल रही है फ्रांस के इस इंसिडेंट के बाद में। मल्टीकल्चरल रेसिज्म की बात चल रही है फ्रांस के केस के बाद में। ये सब क्या है, कीवर्ड्स। आप जब भी शब्द लिखते हैं, आप इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं अंडरलाइन करके, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपके पास में क्या है, एक पर्सपेक्टिव। और दूसरा, थर्ड की हमने क्या फाइंड आउट की एग्जाम्पल्स, और ये भी आपको कहां से मिलेंगे, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर से। चौथी की जो मैंने आपको बोला, आपको की आइडियाज निकालने हैं। अरे कवि क्या कहना चाहता है, बचपन में पढ़ा था ना, कुछ एडिटोरियल जैसे आते हैं जिसमें कवि का क्या कहने का मतलब है, वो 2 लाइन में समराइज हो सकता है। अब वो आपको मैं बताऊंगा अभी न्यूज़पेपर खोल के कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ उसमें से आइडिया निकालना है, 2-4 कीवर्ड निकालने हैं और बाकी सब बकवास है। कुछ एक आर्टिकल्स आते हैं जिनको पूरा पूरा आपको क्लिप करके रख लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्लिप कर लीजिए, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आप उसको काट लीजिए, या हाथ से नोट्स बना रहे हो तो आप हाथ से नोट्स बना लीजिए। अभी एक नेशनल एंथम पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन वाला आर्टिकल है, एक्सप्लेन वाले पेज पे एक नेशनल एंथम का पूरा उसने सिनेरियो बताया कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस रहे, लॉज क्या बोलते हैं, कब आपको खड़ा होना जरूरी है, कब नहीं हो सकते हैं, वो सब चीजें। अब ये चीज वो आपसे फ्लैग कोड की फॉर्म में 2023 के प्रीलिम्स में पूछ लिया, और एक्सप्लेन वाले पेज में ऐसी न्यूज आती रहती है। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, फ्रांस में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आप किसी भी फॉर्म में उसको छाप दो, छोटा या बड़ा, मतलब एडिटोरियल पे ले जाओ या वर्ल्ड की न्यूज में ले जाओ, लेकिन वो छपेगा। अब आपका काम क्या है, वहां से उसको एनालिसिस करना, उसका निकालना कि ये मेरे लिए कैसे रेलेवेंट है, राइट। अगर आपसे वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है तो उसके लिए मैं वीकली एनालिसिस सेशन ले रहा हूं। नाउ वेयर विल वी बी डिफरिंग फ्रॉम अदर्स, मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको उस वीक के न्यूज़पेपर्स में जो टर्म्स, जो इश्यूज, जो भी चीजें ऐसी लग रही है मुझे, स्पेशली आई एम सेइंग फॉर दिस पार्ट, एक ये और एक ये 2 चीजें आपके मेंस के अंदर में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कीवर्ड्स तो आपको मिलते जाएंगे, की आइडियाज भी आपके पर्सपेक्टिव या आर्गुमेंट, मोटे तौर पे इसका यूटिलिटी बताता हूं। ये जो आप की आइडियाज निकालते हो, मतलब एडिटोरियल वगैरह या लेटर टू द एडिटर्स में से पढ़ के, या कहीं और से भी किसी एमपी ने ही लिख दिया, है ना, तो आपको उसका की आइडिया निकालना है कि यार ये कह क्या रहा है। उससे बेसिकली क्या होता है, आपको आर्ग्यूमेंट फॉर्म करने में हेल्प मिलती है, आपका एक पर्सपेक्टिव जनरेट हो जाता है। आपका पूरा आर्टिकल एक पॉइंट में आ जाना चाहिए, आपको वो उस चीज को आप बोलोगे की आइडिया, कि मैं समराइज कर दूं उसको 1-2 लाइन के अंदर में, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा आर्टिकल जो है वो मेरे काम का नहीं है। कुछ आर्टिकल्स होंगे जो बहुत ही बेहतरीन लिखे जाते हैं, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए, राइट। लेकिन कुछ बकवास भी कई बार लिखी जाती है जो पॉलिटिकली बायस्ड होती है। लेकिन बायस के केस में मैंने आपको एक चीज बताई है, या तो वो एंटी होगी या प्रो में होगी, फेवर करेगी। आपको दोनों ही आर्गुमेंट की जरूरत होती है। 5i में बताया ना मैंने आपको। तो आपको वहां से वो आर्ग्यूमेंट स्नैच कर लेना है। वो आर्ग्यूमेंट स्नैच करने का मतलब, आपको वहां से पर्सपेक्टिव लेना है, चाहे वो पॉजिटिवली बायस्ड हो या नेगेटिवली बायस्ड हो या बैलेंस्ड हो, आपको पर्सपेक्टिव ले लेना है। ठीक है। जब आप की आइडियाज निकाल रहे होंगे, कीवर्ड्स निकाल रहे होंगे, तो कई जगह आपको बड़ी ही बेहतरीन
कोटेशंस मिलती है एग्जाम में, लिखने के लिए बड़ा काम आते हैं ये कोटेशंस। कहीं कंक्लूजन बड़े अच्छे दिए हुए होते हैं, बड़े बैलेंस कंक्लूजन देते हैं कुछ ऑथर्स जो लिखते हैं। आपको ऐसे कंक्लूजन्स को भी साइड में लिखते चलना है, निकालते चलना है। ये सब क्या होगा, एक आपका डेटा बैंक तैयार हो जाएगा। ये जो मैं आपको 5 कीज बता रहा हूं, ये 5 कीज बेसिकली वो चाबी है जो आपको मेंस और प्रीलिम्स निकलवाएगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी मटेरियल की जरूरत है, मैं आपको कह रहा हूं आपको सिर्फ अपने न्यूज़पेपर की जरूरत है और इंटरनेट की। यूज इंटरनेट एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंटरनेट रखो। जो भी पढ़ रहे हो उसको बड़े सुकून से पढ़ो, एनालाइज करके पढ़ो, और उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, पढ़ो, एनालाइज करो, और उसके बाद में अगर किसी को रिप्रोड्यूस करना है, जो आपको थर्ड स्टेज मैंने आपको बोला कि अगर आपको रिप्रोड्यूस करना है इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए। एंड फॉर दैट जो बीच में एक आर मैंने छोड़ दिया रिवीजन का, वो रिवीजन होगा आपका आपके पड़ोसी को, आपके दोस्त को पढ़ा के। यूसीसी का पूरा इशू आप एनालाइज कर लो, 5 आई अप्रोच से कवर कर लो, और अपने दोस्त को पढ़ा दो, अपने पास वाले एस्पिरेंट को पढ़ा दो। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, यकीन मानना। जिसको भी ऐसा लगता है कि यार मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं उसको पढ़ा के, गो एंड आस्क एनी टीचर ऑफ दिस वर्ल्ड, अच्छे से अच्छा टीचर जो भी आप जानते हो आपके सराउंडिंग में, या ग्लोबली भी जिन टीचर्स को बड़ा माना जाता है, वो सब पढ़ा के ही बड़े बने हैं। क्यों? रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है किसी के लिए कि मैंने एक बार कोई चीज पढ़ी और मुझे याद हो गई। तो नहीं भूलने का एक ही तरीका है, रिवाइज करते समय। आप जब रिवाइज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो उस चीज को, उसके बाद में नहीं भूलना चाहते हो अगर वो, तो आप किसी को पढ़ा दो। द बेस्ट वे टू रिवाइज इज दिस, मम्मी पापा बहन भाई किसी को भी पकड़ लो और उसको पढ़ा दो। अब उसको इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, आपको ऐसे पढ़ाना है ना कि उसको समझ आ जाए, चाहे वो बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड हो। लेकिन आपका एफर्ट क्या होना चाहिए कि मेरे को आज सिखा के मानना है इसको। वो खाना बना रहे हो, वो फोन पे बात कर रही हो, चैट कर रही हो, मन ही सुन रही है दीदी, फिर भी उसको ऐसे पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आप जिस इंटेंसिटी के साथ इनपुट दोगे, आपका ब्रेन उसी इंटेंसिटी के साथ में विजिलेंट रहेगा और वो इंफॉर्मेशन कभी आपको भूलने नहीं देगा। ठीक है? तो इसीलिए एक अप्रोच ये है कि रिवाइज करने के बाद में उसको रिटेन करने के लिए आप जरूर किसी को वॉमिट आउट कर दीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट एफिशिएंटली। चाहे वो मेंस में लिख के हो या प्रीलिम्स में उसको याद करके कि यार ये तो उसको बताया था यार, मेरे को ऐसे याद है। ठीक है? अब यहां पे एक आखिरी की बचती है, दैट इज कॉल्ड एज की terms. There will be some terms in the newspaper which will be relevant for your prelims examination. इस बार ग्लोइंग मशरूम पे क्वेश्चन आ गया ना? जितने भी क्वेश्चंस आए इस तरह के, वो सब अखबारों में थे, सब अखबारों में थे। एज कमिटेड मैंने आपको बोला था कि आपकी पूरी न्यूज़पेपर के एनालिसिस को मैं 5 कीज में सॉल्व करूंगा। दीज आर योर 5 कीज। आपने ये कीज अगर ठीक से पकड़ ली, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते समय सिर्फ इन 5 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा, ट्रस्ट मी, दिस विल अनलॉक योर पार्ट टू सक्सेस।
यही चाबी है आपकी। और हमेशा याद रखना, जब आपकी इश्यूज कवर कर रहे होगे, कंटेम्परेरी अफेयर्स के लिए कवर कर रहे होगे, करंट यूपीएससी मोस्टली नहीं पूछता है। आपसे एकदम से नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि भाई बताइए मणिपुर वायलेंस में क्या हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में, आपसे पूछा जाएगा ट्राइबल इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी के इश्यूज क्या हैं हमारे सामने। ये कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, आज से नहीं है, चले आ रहे हैं ये। उसमें आपको मणिपुर वायलेंस का और भी बहुत सारे के जगह का एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा, एंड दिस इज हाउ यू विल मेक योर आंसर अ फ्लावरी वन। समझ आया? तो आपको की इश्यूज 5 आई अप्रोच से कवर करने हैं। दिस इज योर 5 आई अप्रोच, एंड विद इन योर 5 आई अप्रोच डू रिमेंबर टू कवर 5 पॉइंट्स इन एवरी सेक्शन। बीट योर इंट्रोडक्शन, 5 कीवर्ड्स 5 फैक्ट्स को तैयार रखो इंट्रोडक्शन में। इश्यूज में 5 पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। इम्प्लीकेशंस 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसीज लॉ, सब में सब कुछ फिट नहीं होगा, लेकिन आपको हो सकता है 2 स्कीम, एक लॉ और एक कोई पॉलिसी मिल जाए, बहुत है। ग्लोबल स्केल पे या लोकल स्केल पे कोई ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल है जिसको फॉलो किया जा रहा है, उसको कवर करके रखो। और 5 पॉइंट्स उसमें भी याद रखो जो आपके वे अहेड बनेंगे या वे फॉरवर्ड बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशंस। और इन सबको पूरा करने के लिए, आपके आर्ग्यूमेंट को पूरा करने के लिए आपको सब्सटैंशिएट करना बहुत जरूरी है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अब मैं आपको न्यूज़पेपर पे ले चलता हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये की जजमेंट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, डेटाज, कोटेशंस और एग्जांपल्स, ये सब कुछ कैसे आपके न्यूज़पेपर में डेली आते हैं और आप कैसे उसको सब्सटैंशिएशन में यूज कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपने न्यूज़पेपर पे ध्यान रखो। सो दिस इज योर इंटायर यूपीएससी। ठीक है, अब सबसे रीसेंट न्यूज़पेपर में आपको सबसे पहले रेफर करता हूं। आठ तारीख का न्यूज़पेपर देखा था आपने? 8 जुलाई। कल का तो समय मिला नहीं होगा। 8 जुलाई। सी, न्यूज छाटनी कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये डेली बेसिस पे ये आर्टिकल देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा? बालासोर तो है ही है, इनको पॉलिटिक्स से बाहर निकालने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन बोल रही है बाईपोल्स करा देने चढ़ेंगे चाहिए। मतलब पीपल आर डिमांडिंग कि भाई बाईपोल्स करवाओ, 2024 जून तक इनका टेन्योर है। और इलेक्शन कमीशन के मैंडेट क्या बोलता है, या आरपीए एक्ट जिसे बोला जाए, कि आरपीए एक्ट 1951 क्या बोलता है, कि अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम है किसी भी एमपी के पास में और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप बाईपोल्स करवाइए। जरूरी है कि वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। अब ये आपके पैराग्राफ में दे रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ हेयर, पूरा इशू किस बारे में है? पूरा इशू किस बारे में है ये? दिस इज इंटायरली सराउंडिंग ऑन केस ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन में अंदर गए हैं ये। और डिफेमेशन एक बहुत बड़ा इशू है जो काफी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है,
इसी अखबार की फ्रंट पेज पे कई बार एड्स आते हैं, बिजली मुफ्त, ये मुफ्त और ये मुफ्त, ठीक है। ये होता है इलेक्टोरल फ्रीबीज। अब आपके सामने आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि ये जो एड्स आ रहे हैं इसके पीछे कोर इशू क्या है। इलेक्टोरल फ्रीबीज कवर करने हैं मुझे। क्या ये इलेक्टोरल फ्रीबीज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये एकनाथ शिंदे जी के पीछे पड़ गए हैं सब? नहीं। एक एक चीज पे नजर शार्प रखो, बिल्कुल। देखो नेक्स्ट पेज देखो। ये देख रहे हो? पूरे न्यूज़पेपर की समरी आ गई यहाँ पे। 3 इश्यूज हैं यहाँ पे। एक आपने तो मिस कर ही दिया होगा, वो लगता है छोटा सा है, क्या देखना है इसको, बेकार लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट होगा। यहाँ पे एक इशू है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है क्या? आप एंटी डिफेक्शन लॉ 5I अप्रोच से कवर करेंगे। नेक्स्ट, पंजाब सीएम ने कुछ यूसीसी के बारे में बोला। हमको इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? यूसीसी। आपको यूसीसी कवर करना है यहां से। तीसरी चीज, चंद्रयान 3। ये आपकी की टर्म है, चंद्रयान 3। आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रयान 3 कवर करना है, बहुत बड़ा इवेंट है इस वक्त। बहुत बड़ा इवेंट है एक्चुअली चंद्रयान 3। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। आप इस न्यूज को ठीक से पढ़ेंगे जहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये सेडिशन प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया है। बिदार स्कूल के अगेंस्ट में, कोई बिदार में एक स्कूल था उसके अगेंस्ट में क्वैश कर दिया है। इसमें कीवर्ड क्या है? कंट्रोवर्सी किसके अराउंड है? अजी सेडिशन, आईपीसी 124A। मोदी जी या बिदार या कर्नाटका, कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सेडिशन इंपॉर्टेंट है। सेडिशन लॉ क्या हमारे डेमोक्रेटिक आइडियाज को, आइडियल्स को थ्रेटन कर रहा है? आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज कवर दिस। आप आराम से न्यूज पढ़ना, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ाना इतने से कम टाइम में इट इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन मैं आपको ऐसी समरी दे दूंगा, आप सिर्फ अपने की आइडियाज, की एग्जांपल्स, की टर्म्स, की इश्यूज को नोट करके ले जाओ और उसके बाद में अपनी रिसर्च जारी रखो। अपने नोट्स बना लो, खत्म कर लो। 6 महीने में इतना शानदार डेटा बैंक आपके पास में तैयार हो जाएगा। यू विल बी मोर देन रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू राइट योर मेंस एग्जाम्स। ट्रस्ट मी ओवर दिस। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। चलो, एक और न्यूज जो आपको अब यहां पे क्या मिलेगा इसमें आपको, ये एग्जाम्पल है। ये हमारा इनइक्वालिटी दिखाता है, हमारा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिज्म दिखाता है। दिस इज एग्जाम्पल फॉर द ड्रेस कोड एट रिलीजियस प्लेसेस। ये न्यूज पिछले दिनों में तीसरी बार आ रही है। अभी रिसेंटली किसी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में भी ये काम किया गया है। ये क्या है? एग्जाम्पल है। किसका? अरे बहुत सारे कंटेक्स्ट। अरे जब भी एग्जाम्पल निकाल रहे हो, आपको एग्जाम्पल की कमी नहीं है न्यूज़पेपर में। जितने भी 5I अप्रोच से जो आपकी आइडियाज
की इश्यूज कवर कर रहे हो, वो अपने आप में एक न्यूज है, वो न्यूज आपका एग्जाम्पल है। इस तरह की छोटी मोटी जो न्यूज है वो आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप कोट कर सकते हो उसको अपने आंसर्स में। लेकिन आपको ये कोट करने के लिए किस चीज की जरूरत है? आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। यहां मैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं, या हम डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हैं इसको, या हम इंटॉलरेंस की बात कर सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बात किया जाए तो यहाँ पे साइंस वर्सेस मॉडर्निटी या ट्रेडिशंस वर्सेस मॉडर्निटी का खेल है। मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के अंदर में, मतलब ट्रेडिशंस आर क्लैशिंग विद मॉडर्निटी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी आप कोई चीज इस तरह से निकाल रहे हो, अपने एग्जाम्पल्स स्पेशली निकाल रहे हो, ट्राई टू रिलेट दीज एग्जाम्पल्स विद योर सिलेबस, चाहे वो आपका ऑप्शनल का हो या जीएस का। जीएस 1 2 3 4 चारों का सिलेबस दिमाग में लाओ और सोचो कि ये कहां कहां यूज हो सकता है। ये सोसाइटी के एग्जाम्पल में फिट हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी में फिट हो जाएगा, ये जीएस 3 के अंदर में कहीं फिट होगा, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में, साइंस टेक में, डीएम में, कहीं भी फिट हो रहा है ये। ऐसा नहीं लगता है कि शायद जीएस 3 में फिट हो, लेकिन जीएस 4 में हो जाएगा। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, बहुत बड़ा डिबेट है इसके ऊपर। मेरी रिलीजियस ड्रेसिंग सेंस से आपको क्या मतलब है? माई अफेयर विद गॉड इज अ पर्सनल अफेयर। आर्टिकल 25 26 रिलीजियस फ्रीडम हमको यही तो देता है। आप कौन हो उसको इंटरफेयर करने वाले? ठीक है, तो ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास में, ये जो न्यूज आई है ये इतना कोई खास न्यूज नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज को अवॉइड करके उसमें से कोर इश्यूज निकालो। पर यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ने ये वाली जो न्यूज छपी है, इसमें आप देखो सेक्शन 389 सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 आईपीसी के अंदर में। मतलब ऐसा कोई भी क्राइम जिसका पनिशमेंट 3 साल से नीचे होता है, वो क्या है, सीरियस क्राइम नहीं कहलाता। सीरियस क्राइम के अंदर जो कैटेगराइजेशन है वो है 6 to 7 years का इम्प्रिजनमेंट। अगर आपको मिल रहा है किसी भी क्राइम के लिए, पनिश किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सीरियस क्राइम। और सेक्शन 389 में आपको बेल कब मिल सकती है, जब आप कोर्ट को ये प्रूव कर दो कि आप सीरियस क्राइम के लिए, क्या चीज, आप सीरियस क्राइम कमिट नहीं किए हो, तब आपको कोर्ट बेल देगी। तो आज यूपीएससी क्या कर रहा है, ऐसी चीजों को पूछ लेता है। नाउ व्हाट इज सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी? बस यही चीज है, इट इज क्रिमिनल डिफेमेशन। हो सकता है डायरेक्टली आपसे ये पूछ लें। ऑल्सो ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सी श्याम नारायण पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑल्सो देयर इज आरपीए। आरपीए का एक प्रोविजन देखो यहां पे दे रखा है, ये वाला सेक्शन मार्क करो, ये जजमेंट मार्क करो, ये 499 मार्क करो, ऊपर 389 मार्क करो, सेक्शन 2 मार्क करो। आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें क्या है। अब ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन की पूरी न्यूज आई है, पूरा बवाल इसी पे ही है। पर इसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं जो इतने बेहतरीन लिखे गए हैं, विच विल बी योर सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। आपको नई नई चीजें जानने के लिए मिलेगी यहां से।
नेक्स्ट, आपने अगर 2 दिन पहले देखा हो तो यहाँ पे एक आर्टिकल डलवाया था वेबसाइट पे, करंट अफेयर में एक आर्टिकल था, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। मैंने आपको आर्टिकल शेयर करवाया था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी पे। यही आपका बनेगा 5i अप्रोच से नेक्स्ट इशू, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज। क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इस न्यूज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको शायद नहीं पता होगा। आप पढ़ लो, पढ़ के whatever is written here is not sufficient enough to write a good answer। पर आपको पता है कि यहां से एक इशू उठ गया, वो क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे एनजीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। क्यों? यमुना को आप क्लीन नहीं कर पाए हो। अब आपको मैंने एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो आपने कल ही टेस्ट में लिखा है जुडिशियल एक्टिविज्म। ट्रिब्यूनल्स का रोल अगर आप कल लिख रहे थे तो यहां से वो एक पॉइंट मिल जाता, आपको एग्जाम्पल आपको यहां से मिल जाता। ठीक है, बाकी बैटल फील्ड्स वगैरह में ऐसा कुछ, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट काफी पुराना हो गया, 18 महीने हो गए हैं उसको, कोई खास इशू रहा नहीं, वो पुराना सा ही हो गया है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए रेलेवेंट है अब ये। अब देखो, ये वाला जो पेज आता है मोस्टली इस वाले पेज में राइट हैंड साइड में इंडियन एक्सप्रेस में, यहां से हमको निकालना होता है कि कवि क्या कहना चाहता है। इस पूरे आर्टिकल में एक ही कोर है स्टोरी का। अगर मैं आपको एक लाइन में समराइज करूं कि पोस्ट ब्रेक्सिट, ये जो पोस्ट ब्रेक्सिट है, यहां पे हुआ क्या है कि अब जो इमिग्रेंट्स थे उनको निकाल दिया गया है। पहले वो फ्री बॉर्डर्स थे, आ रहे हैं जा रहे हैं काम कर रहे हैं। अब वो जो हॉस्टालिटी शो करी गई, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को साथ नहीं रखने के लिए ब्रेक्सिट कर लिया, वो जो हॉस्टालिटी शो करी उससे वो इमिग्रेंट्स वापस चले गए। अब काम ज्यादा है और लोग कम है। हमारे यहाँ क्या है? लोग ज्यादा और काम कम है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस पूरे सिनेरियो में आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट का देखना है, ये से रवांडा पॉलिसी यहां बार बार यूज करेगा, आप इसको देख लो, आपके लिए कुछ काम का नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम या यूके के केस में, ब्रिटेन के केस में आप बोलो जिसने ब्रेक्सिट कर लिया, तो ग्लोबल इंटीग्रेशन इस वक्त कितना जरूरी है देश के लिए। ग्लोबलाइजेशन के फेवर में एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि द साइड इफेक्ट्स ऑफ यू नो बीइंग इंडिपेंडेंट, या आपको ऐसा लगता है कि आइसोलेशन में रहना ठीक है या लेस इंटीग्रेशन में रहना ठीक है, तो उसका एक साइड इफेक्ट आपको इस वक्त ब्रिटेन में देखने के लिए मिल गया पोस्ट ब्रेक्सिट। नाउ दे आर सफरिंग विद द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, लेबर फोर्स नहीं है वहां पे, और डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे है ये मल्टीकल्चरिज्म। ये कहां से आ रहा है ये आर्टिकल? फ्रांस वाले से। अब यहाँ पे आपके पिछले कुछ दिनों के अंदर में मल्टी इंस्टीट्यूशनल, पहले तो एक वर्ड आया था इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, मल्टीकल्चरल रेसिज्म, एक वर्ड आएगा यहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग। ये सब क्या है? ये वो की वर्ड्स हैं जिसको आपको यहां से निकालना होता है।
सिस्टमैटिक रेसिज्म, सिस्टमैटिक या सिस्टमी, हाँ सिस्टमैटिक वही हो गया ना, सिस्टमैटिक रेसिज्म मतलब तरीके से किसको डिस्क्रिमिनेट करना है। मेरे पास में मल्टीपल डाइवर्सिटी के लोग हैं, लेकिन मेरे को इस्लामिक कंट्रीज से और मेरे को ब्लैक से, इन दो ही लोगों से प्रॉब्लम है। बाकी लैटिन अमेरिका से कोई आ रहा है तो वो वही दूसरी रेस का, लेकिन मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब क्या है, दीज विल बी योर की वर्ड्स जिसके अराउंड में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। आपके दिमाग में आइडियाज तो हैं, आपको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन यूपीएससी थोड़ी मानता है। जब तक आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे उस चीज के। आप बोलोगे अरे कुछ लोगों के साथ गलत होता है वहां पे, ये लैंग्वेज आपकी बाई भी बोल सकती है। आप कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट हो फिर? क्यों यूपीएससी आपको बोलेगी आप आईएएस बनो? आप बोलो भाई वहां पे रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। आप ऐसे वर्ड्स लिखो जिसमें आप अपनी बात को बड़े ही अच्छे तरीके से डेकोरेटेड मैनर में आप क्या कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ। दिस विल बी योर, यू नो, this will be making the difference between your answer and someone else who is writing a general answer. हर क्वेश्चन में एक एक मार्क्स का भी फर्क पड़ गया ना, तो 4 जीएस में 80 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा। और 80 मार्क्स तो आपके कैडर एलोकेशन तक हेल्प कर जाएंगे, सिलेक्शन छोड़ो। 4 4 5 5 नंबर में तो मतलब 100 100 रैंक बदल जाएगी कई बार। आप प्रीलिम्स के रिजल्ट देख लेना कभी आए तो, है ना। आपके 100 से लेके 95 का ब्रैकेट, फिर 95 से 90 का, और 90 से 85, ये जो ब्रैकेट है कट ऑफ के 5 नंबर ऊपर और उसके भी 5 नंबर ऊपर, देखना कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं। मोस्टली बच्चे कट ऑफ के 5 नंबर ऊपर ही होते हैं। 15,000 का अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो उसमें से 5,000 6,000 बच्चे कट ऑफ से सिर्फ 4 5 नंबर के बीच में ही है, और उतने तो होते ही नहीं है वैसे प्रीलिम्स में। वैकेंसीज का मोस्टली 11 to 12 टाइम्स यूपीएससी मोस्टली लेती है। तो इस साल भी कितने हुए, 14,000 करीबन मोटा मोटा निकले। उसमें से मैं आपको अगले साल मार्क्स आएंगे, आप देख लेना। कट ऑफ 85 86 अराउंड जाने वाली है। 86 से लेके 92, इस 6 मार्क्स के ब्रैकेट में आपको 8,000 बच्चे मिल जाएंगे जिनका प्रीलिम्स हुआ होगा। 50% आपको यहीं मिल जाएगी भीड़। बहुत बड़े गैप्स हैं ये तो, ठीक है। ये वाला सेक्शन कैसे काम में आता है, हर चीज का यूटिलिटी देखो। ये जो न्यूज लेटर टू द एडिटर आता है ना, बेसिकली ये कैसे डिजाइंड होता है, आपका पिछले दिन जो आर्टिकल आया है, देखो ये 8 जुलाई का पेपर है, यहां पे आ रहा है द आर्टिकल डेटेड ऑन 7th of July, आर्टिकल डेटेड ऑन 7th of July, आर्टिकल डेटेड ऑन 7th of July। पिछले दिन जो एडिटोरियल छपे हैं उन एडिटोरियल के अगेंस्ट में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ देता है। आपको फिर मैंने आपको बोला आपको क्या मिलता है यहां से, पर्सपेक्टिव। आपने पिछला जितना आर्टिकल पढ़ा वो एक बायस्ड बात कर रहा होगा, हो सकता है वो पॉजिटिव बात कर रहा हो, यहां ये उसको क्रिटिसाइज करता हुआ मिल जाएगा, एक पॉइंट आपको यहां से भी मिल जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, एक तरफा बात नहीं आती है। वो टीवी चैनल नहीं है कि अगर आपने सही बात बोली तो आपका वॉल्यूम कम कर दिया जाएगा। ये न्यूज़पेपर है। और आज भी अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर आप बात कर रहे हो तो सभी को मिली हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सबको मिला हुआ है। लेकिन इंटेग्रिटी अभी तक यहां बरकरार है, क्योंकि यहां लिखने के बाद में वॉल्यूम डाउन नहीं हो सकती है, और लिखने के बाद में काला इंक पोत के उसको हटाया नहीं जा सकता।
वो हो गया, छप गया तो छप गया। इंटरनेट पे कोई भी चीज कभी भी हटाई जा सकती है, ये छप गई तो छप गई। इसीलिए किसी की छप गई और किसी की छुप गई। वहां छुप जाएगी, यहाँ छप जाएगी, और जो छप गई उसकी छुपेगी नहीं। रेसलर्स का इशू सबसे पहले अखबार में उठा और बाद में मीडिया में उठा, प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया अभी तक जो भी लिख रहा है अच्छा लिख रहा है। कुछ एक अखबार वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं, एडिटोरियल से स्पेशली मैं आपको बोलूंगा, वो सेक्शन बड़े अच्छे होते हैं। दिमाग खुलेगा आपका वहां से। ठीक है। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे ऊपर एक छोटी सी चीज और मिस हो गई है। यहाँ पे एक नाम आएगा आपके पास में इस पूरे आर्टिकल के अंदर में, दैट इज कॉल्ड एज गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के बारे में देखो, अब ये क्या है, ये प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज है। ये वो टर्म है न्यूज में जिसके अराउंड में आपसे कुछ पूछा जा सकता है। नाउ, ये वायलेंस हो रही है बंगाल के अंदर। अब ये क्या है, ये आपका एक अपने आप में एग्जाम्पल है। आप कोट कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन के लेवल पे भी आप जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो डेमोक्रेसी ग्रास रूट पे पहुंचाने के लिए 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वहां पे थर्ड टीयर में भी इलेक्शंस नहीं होंगे, तो डेमोक्रेटिक आइडियल जिसको आप बोल रहे हो, या डेमोक्रेसी जो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में आप बोल रहे हो कि हमने नीचे तक पहुंचा दिया, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं रही है। ये हो रहा है, यहाँ पे डीजी साहब बोल रहे हैं, आईजी साहब बोल रहे हैं, भाई साहब एक बूथ पे एक पर्सनल लगाना बहुत रिस्की है। किसके लिए? उसकी जान के लिए, जो बेचारा बूथ प्रोटेक्ट कर रहा है उसको। दिस इज द लेवल ऑफ डेमोक्रेसी एट डिसेंट्रलाइज लेवल। अब आप ऐसी चीजों को यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। ये कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, अखबार में छप रही है इसलिए आप बता रहे हो। ठीक है। नो, यहां पे एक स्कीम का नाम आया है, पीएम पोषण। एलिगेशन क्या है कि पीएम पोषण का जो पैसा है उसको बंगाल गवर्नमेंट ने मिसयूज करके और कहीं और डिवॉल्व कर दिया। अब ये जो टर्म है आपकी, ये आपके प्रीलिम स्पेसिफिक काम आएगी। आपको इस स्कीम के बारे में पढ़ लेना चाहिए। अब ये भाईचारे में कुछ नहीं रखा है, स्पाइस जेट में कुछ नहीं रखा, रिलायंस में कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ नहीं रखा। आपके लिए सबसे बढ़िया न्यूज यहां पे है कि जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाउ इट इज ट्राइंग टू रेगुलेट द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एज वेल। ठीक है। तो ये आपका एक इशू बन जाता है, द रेगुलेशंस ऑफ ओटीटी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आपको 5 आई अप्रोच से कवर कर देना चाहिए इसको, क्योंकि आपको इसमें लॉज वॉज भी सब देखने हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लॉज हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सबसे पहले ओटीटी के बारे में आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज ओटीटी? अरे फुल फॉर्म तो सबको पता है। तो डिजिटली होगा ओटीटी तो। समझे? कोर समझ रहे हो मेरी बात का? आपको ओटीटी का फुल फॉर्म पता है, आपने ये देख लिया कि भाई 5G चल रहा है, लेकिन 5G क्या होता है, जी क्या है आगे? पार्ले जी, जीनियस। जी फॉर, तो 4G और 5G में क्या फर्क है? हम्म, एडवांस है। किस टर्म्स में एडवांस?
बैंडविड्थ, वोल्ट क्या होता है? ये जो टर्म्स आती है ना, ये पूछिए यूपीएससी ने एग्जाम्स में। 5G स्पेक्ट्रम के एलोकेशन हो रहे हैं, 5G चल रहा है, तुम भूल गए 5G को? उसके बीच में वोल्ट का एक टर्म आती है। एक फीचर सुना है आपने कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो एसएमएस नहीं आता है? 5G में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो वोल्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब वोल्ट क्या है, समझ रहे हो? मतलब आपके अराउंड में जो भी चीजें हो रही है ना, आप उस चीज के बारे में, हर चीज के बारे में बेसिक्स जानो कि यार ये क्या है। आज ऐसा कोई भी नहीं है, स्पेशली अगर मैं आप लोगों की बात करूं, जो 5G नहीं यूज करता हो। लेकिन आपको पता है क्या कि 5G क्या है? अब आप 5G के बारे में पढ़ो, आप 5G को एक्सप्लोर करो, किस टेक्नोलॉजी पे चलता है, आप यूट्यूब पे उसके वीडियोस देख लीजिए, या आप उसके बारे में पढ़िए, राइट? या फिर 5G के अलावा अगर मैं बात करूं तो ओटीटी की, आप लोग सब सीरीज देखते हैं ओटीटी पे, लेकिन ओटीटी नहीं पता आपको। ओटीटी को कौन से लॉज रेगुलेट करते हैं ये नहीं पता आपको। ओटीटी को रेगुलेट करने की बात क्यों चल रही है, क्यों जरूरी है, ये नहीं पता आपको, है ना? तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे बात की जो भी चीज आपको पढ़ने के लिए मिल रही न्यूज़पेपर में, वो कोई भी ऐसी टर्म जिसका डेफिनेशन और इंटीग्रेसी अगर आपको नहीं पता है, वो इंट्रिकेसी अगर आपको नहीं पता, तो आप प्लीज उसको नोट डाउन करो और उसको नेट पे सर्च करके पढ़ो। बहुत कम दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा, विद इन अ मंथ, कि अब मुझे न्यूज़पेपर में से एक एक टर्म आती है। शुरुआत में ये थोड़ा सा बंच हो जाएगा, क्योंकि अभी आप, नॉलेज बेस आपका थोड़ा कम है, आपको हर चीज नया लगेगा। लेकिन फिर वो क्या होगा, नए की लिस्ट कम होने लग जाएगी। कुछ टाइम बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा न्यूज़पेपर में, हाँ ये हटाओ, ये आता है, ये आता है, यूसीसी पढ़ा हुआ है, मणिपुर वायलेंस पढ़ा हुआ है, एक होराइजन खुल जाएगा। आज ओटीटी नहीं पता, ओटीटी आ जाएगा, कल ओटीटी नहीं पढ़ेंगे फिर। 5G आज पता कर लिया, कल नहीं पढ़ेंगे। गेटिंग इट? तो इस तरह से ये देखना है। अब देखो आप, इसमें एक और बेहतरीन न्यूज जो अगले पेज पे आपको मिलेगी। मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन्ड वाले पेज में से आपको बताता हूं कि ये कितने प्यारा तरीके से डिजाइंड होता है। ये पढ़ना, इसमें आपको ये बिजॉय इमैनुअल केस भी मिलेगा, और ये पढ़ने के बाद में नेशनल एंथम चला देना और लोगों को टॉर्चर करना, और फिर बताना कि कौन से आईपीसी के सेक्शन के अंदर में, या कौन से लॉज रेगुलेट कर रहे हैं आपके। भाई बहनों को टॉर्चर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, निमिष, आइडिया दे दिया मैंने। मुझे लगता है कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको रिवेंज लेने का। मम्मी पापा के सामने प्रूफ कर दोगे आपकी ये दूसरी वाली जो औलाद है ये नालायक है ना, सबसे लायक बच्चा मैं हूं घर का। ये सब पढ़ो और मम्मी पापा के सामने ही बताओ उसको, नेशनल एंथम में खड़ा होना जरूरी है क्या? बताओ, ये यहां लिखा हुआ है, एक एक चीज। ये बड़ा प्यारा सेक्शन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे एक, ओके आई शुड जूम दिस फॉर यू। ये देखो, यहाँ पे एक नन्ना सा अमीबा आया है हमारा, है ना, क्यूट सा अमीबा आया है। ये रहा। अब आप बताओ, अगले साल अगर ये न्यूज़पेपर में आ गया, है ना, तो मैं तो तहलका मचा दूंगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है। नहीं, प्लीज, इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा, एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपको इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। दिस विल बी फॉर योर की टर्म्स। समझ आया?
कैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि कहां से एग्जाम्पल उठाने हैं, की एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, की वर्ड्स कैसे बनेंगे। फ्रांस वाले में आपको की वर्ड्स दिए। नेक्स्ट मैंने आपको बंगाल वॉयलेंस से आपको बताया कि वहां से आपको क्या लेना है, की एग्जाम्पल। और यहां से ये की टर्म है, यहां आप इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसमें फैक्चुअल डिटेल क्या आ सकती है। अजी यहां से मैं आपको बोल रहा हूं, नेक्स्ट ईयर यहां से एक क्वेश्चन एंटिसिपेट कर लो आप, क्योंकि फ्लैग कोड भी ऐसे ही छपा था, ऐसे ही इसी पेज पे एक्सप्लेन वाले पेज में फ्लैग कोड छपा हुआ था। और आपके साथ में दिक्कत क्या हुई कि आपको ये लॉ नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको करंट प्रोविजन नहीं पता, बस ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि वंदे मातरम है, जनगण मन है। ओके, अब यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी क्यों स्लो हो रही है, इसके कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। अब आपको ऐसे केस में क्या करना है, याद रखना, आपको यहां से सिर्फ की आइडिया निकालना है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, अगर वो कहीं दे रखा है इस आर्टिकल में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो। अब फिर बताता हूं आपको इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स कैसे होते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हो तो इस बात को ध्यान रखो, आप कैसे किस चीज को जस्टिफाई करते हो। अनएम्प्लॉयमेंट दिखा के, ग्रोथ रेट की बात करी जाए, फिक्स्ड एसेट कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए, या एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट्स की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग बेस की बात की जाए, ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डिफाइन होती है। ठीक है, ये समझ आया आपको। मैं आपको आज एक पेपर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको ये पूरा सिनेरियो आपको समझ आना चाहिए कि कहां से क्या चीज निकालनी है। ये पीएचडी डिग्री वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये रह गया भाई, क्लस्टर म्यूटेनेंस, प्लीज इसको मार्क कर लो, क्या चीज होती है ये, पूरा पढ़ना है इसके बारे में। क्लस्टर म्यूटेन्स क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लस्टर म्यूटेशंस। ठीक है, अब यहां पे हमारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं है, इसको हटाओ, बकवास। इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़े स्लो पेस पे मूव करते हैं। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा, आप इंटरनेशनल पेज पे जो भी स्टोरी आए, जब तक वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं हो, है ना, इंडिया डायरेक्टली कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ हो, तब तक इस पेज को सिर्फ नॉवल की तरह पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ो। जैसे एक नॉवल के अंदर हम एक पेज पलटते हैं, तो वो शुरू होता है कि भाई वो घर से निकला, मार्केट गया, मार्केट में जाके उसने चार जगह घूमा, खाना खाया, फिर गन ली और बाद में मर्डर किया। तो हमारे लिए क्रक्स इतना सा है, गन ली मर्डर किया, घर से निकला गन ली मर्डर किया, बाज की बीच की जितनी भी चीजें हैं सब बेकार है। इसीलिए ये भी आपको ऐसे ही डील करना है। ये नॉवल का वो एक पेज है जिसमें आपको सिर्फ धीरे 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 स्टोरीज मिलती जाएंगी। डू नॉट मेक नोट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल अफेयर्स, है ना, इसको सिर्फ ध्यान में रखो कि चीजें कैसे चल रही है। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्लीज देखिए, और नहीं तो फिर टाटा, छोड़ दो, हो गया आपका न्यूज़पेपर खत्म। अब आपके लिए मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं इस वीक के न्यूज़पेपर्स में से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी पीडीएफ जो कि वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। डेट्स थोड़ा सा ओवरलैप हो गई हैं, जहां पे फोर्थ लिखा है फिफ्थ लिखा है, एक्चुअली क्या है कि कुछ न्यूज जो होती है वो रिपीटेड होती है। अब यूसीसी डेली आ रहा है तो मैं 3 और 4 जुलाई में दोनों में नहीं लिख सकता था, मैंने एक ही जगह मेंशन कर दिया है। सो हियर इज द स्ट्रक्चर। ये 3 जुलाई में ये पूरे मुझे ये की टर्म्स, ये आपके 5 आई अप्रोच, कंटेक्स्ट बता देता हूं आपको मैं एक न्यूज का, ताकि आपको समझ आए कि मैंने ऐसे पिक कहां से किया हुआ है। डिफेक्शन पॉलिटिक्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के रिफॉर्म्स, ये जो अभी कर्नाटका का चल रहा था पहले और उसके बाद में भी महाराष्ट्र का चल रहा है वो। ठीक है, ये एंटी डिफेक्शन बड़ा ही तगड़ा केस हो रखा है, तो ये तो एक की बनना ही था। यूनिफॉर्म सिविल कोड,
अब ये बात है यूनिटी वर्सेस यूनिफॉर्मिटी की। ये रहा, क्योंकि पंजाब के सीएम ने बोला कि यार फेथ के साथ छेड़छाड़ मत करो, जिसको जितना अच्छा लग रहा है उतना ही यूसीसी दो ना, तुम क्यों किसी को टॉर्चर कर रहे हो यूसीसी के नाम पे। ठीक है, मैं न्यूज का कंटेक्स्ट बताते जा रहा हूं आपको, और मैंने वहां से निकाला कैसे है, आप प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाली न्यूज क्लियर है, कहां से पिक की गई है। नाउ अब्यूज ऑफ पावर बाय यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, ईबी ईडी, दिस नॉट ईबी, दिस ईडी। ईडी और सीबीआई की रेड्स हो रही है ना अभी, अरे तमिलनाडु के मिनिस्टर के ऊपर में, अभी फेमा का केस हुआ अनिल अंबानी के ऊपर में, है ना। ये सब क्या है, ये अब्यूज ऑफ पावर है। अब इसमें ईडी का और सीबीआई का, इनका दोनों का बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, इनको केज पपेट्स भी बोला जाता है, केज पैरट्स भी बोला जाता है। तो वाई एंड हाउ, है ना, कि ऑटोनॉमी देनी जरूरी है क्या ऐसी एजेंसीज को, क्या ताकि ये सेंट्रल एजेंसीज का पपेट नहीं रहे, या फेडरल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, सब यूनिट्स में जो गवर्नमेंट्स हैं आपके पास में, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए क्या ईडी और सीबीआई को एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक है। दूसरा, बार बार अभी रेप पे आर्टिकल्स आ रहे थे, माइनर का रेप हुआ राजस्थान के अंदर में, इसके अलावा भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब आपसे वो कोई नहीं पूछेगा, दिस इज रिडिकुलस इफ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि वो पूछेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट था जिस यहाँ पे राजस्थान के अंदर में माइनर का रेप हुआ, जयपुर था कि कोटा था, या क्या रेप है, नहीं। हमारे लिए रेप लॉज को कवर करना जरूरी है। अब ये रेप लॉज मैंने आपको यहां मेंशन किए हुए हैं। पॉक्सो एक्ट 2012, सेक्सुअल हरासमेंट एट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, दिस इज आल्सो 2013। और नीचे, नहीं, की टर्म्स इज बेसिकली प्रिलिम स्पेसिफिक चीज है। अब इन लॉज को आपको प्रिलिम स्पेसिफिक जानना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लॉज हैं, ये बेसिकली मोटा मोटा आपके पूरा रेप लॉज है यहाँ आपके इंडिया के अंदर में, ये रेगुलेट कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये 3 लॉज हैं, यही मैंने आपको यहाँ पे की टर्म्स में दे दिए कि आप इन लॉज के बारे में डिटेल में जाने, इनको कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रही है, लॉज क्या कहते हैं, पुलिस के क्या पावर्स हैं इसमें, इसमें माइनर की क्या डेफिनेशन दे रखी है, पॉक्सो के अंदर में कौन आता है, कैसे ट्रिब्यूनल सेटअप की जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस के अंदर में जो इंटरनल कमिटी होती है इन्वेस्टिगेशन की, उसके क्या मैंडेट्स होते हैं, अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है कोई तो फिर वो कहाँ जा सकता है। कुछ लॉज, सारे नहीं, कुछ लॉज के बारे में आपको इंट्रिकेट डिटेल्स पता होनी चाहिए, जस्ट टू द लेवल कि आप अपने आप को वहां रखो, है ना। एक जगह आप अपने आप को विक्टिम रखो और दूसरी जगह अपने आप को उस कंपनी का या उस जगह का पार्ट मानो। तो आपको उस लेवल तक पता होना चाहिए कि मेरे हक क्या है वहां पे, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरे को क्या क्या जरूरी है वहां पे। दो पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना लॉ कवर करते समय, एक अपने आप को आपको वहां पे विक्टिम मानना है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर मानना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वहां पे क्या क्या ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं, दूसरा विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या राइट्स हैं, और आपके लिए क्या प्रेरोगेटिव्स दे रखे हैं लॉ में। इन दो नजरिए से अगर आप लॉ को पढ़ोगे तो आप पूरा लॉ कवर कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी कस्टोडियल डेथ पे एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल मतलब न्यूज आई है, यूपी के अंदर कहीं पे कस्टोडियल डेथ हो गई, वहां पे राइट्स हो गए थे। इसी तरह से अभी वो जो जेल के लिए प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था ना, अरे यार कस्टोडियल लॉस पे क्वेश्चन नहीं आया था इस साल भी, इस साल में लॉज में नहीं आया ये, पूछा नहीं है कस्टोडियल जेल के लिए क्वेश्चंस जो आए हैं, अवार्ड्स के लिए क्वेश्चंस आए हैं, ये सब ऐसे ही दे रखे होते हैं। जो अवार्ड्स रिटर्न करने की बार बार बात चल रही थी ना, पिछले साल अवार्ड्स रिटर्न कर रहे हैं बड़े बड़े लोग,
वो वहां से क्वेश्चन उठा था अवार्ड्स वाला, कितने टाइप के अवार्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एमएसपी इश्यूज। एमएसपी इश्यूज क्यों बोला गया? शुगर केन का एक आर्टिकल छपा हुआ है, शुगर केन के लिए फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एफआरपी। तो एमएसपी इश्यूज आपको कवर करना है। आप यकीन मानो ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, ये आप करंट अफेयर्स को अलग से ट्रीट मत करो। ये सारा का सारा GS 2 3 में एक एक चीज कवर करनी पड़ेगी, आज या बाद में। मैं ऐसा मानता हूं पर्सनली, आप अगर आज कर सकते हो तो आज कर लो, कल जब वापस कवर करना होगा तो आपका टाइम बचा हुआ होगा उसमें। यू विल बी वन स्टेप अहेड, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर को डेसिफर करते जाओगे। एमएसपी क्या होती है, एफआरपी क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। एफआरपी मैंने यहां मेंशन कर दिया, ये देखो आपके लिए बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से डिजाइन कर रहा हूं मैं। एमएसपी वहां वर्ड नहीं लिखा था, इशू आया था शुगर केन का, इशू था फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस का। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और जुड़ी जुड़ी हुई है, ब्रॉडर स्केल पे, वाइडर स्केल पे, वो है एमएसपी इश्यूज इन इंडिया। ठीक है, तो ये एमएसपी इश्यूज को आप कवर करोगे। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स डेली का है बवाल हमारे देश में। रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स, अभी सवाल उठा है रिसेंटली, आज भी ममता दीदी ने भी उठाया है, ग्राउंड जीरो गवर्नर के नाम से। कल के अखबार में शायद उनको बोला, कल या 2 3 दिन पहले के अखबार में बोला कि ग्राउंड जीरो गवर्नर है, जहां वायलेंस हुई थी वहां गवर्नर विजिट करने चले गए। तो उन्होंने बोला कि यार ये ग्राउंड जीरो गवर्नर है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गवर्नर का काम ऑफिस में बैठ के ऑर्डर साइन करना है, ग्राउंड जीरो पे आके आपको इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास इन्वेस्टिगेशन पावर्स है ही नहीं। तो वहां पे फिर से कंट्रोवर्सी उठ गई। ठीक है, इस वक्त उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके स्पीकर के पास गए हुए हैं। स्पीकर के पार्टिसनशिप रोल पे फिर से सवाल खड़ा हो गया कि यार उस पर स्पीकर डिसाइड ही नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है वो, और एंटी डिफेक्शन लॉ पैरा 6 के अंदर में उसको क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी डिक्लेयर कर रखा है। तो भाई क्यों नहीं कर रहा है वो, उस टाइम पे वो एडजुडिकेट ही क्यों नहीं कर रहा है, टाल क्यों रहा है? इसी तरीके से कश्मीर के केस के अंदर में पहले गवर्नर पे सवाल उठा। एलजी का अभी क्लैश आप देखो, दिल्ली के अंदर एलजी और उसके क्लैश जो होता है, सीएम के साथ में क्लैश होता है, ये सब क्या है? ये कंटेक्स्ट है। और इशू क्या है? रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स। तो गवर्नर के अराउंड में जो भी कंट्रोवर्सी है, ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो टेस्ट सीरीज में, याद करो। ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। आपको लग रहा है आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो टेस्ट सीरीज में। बस एक्सप्लिसिट वे में मैं आपको बोल नहीं रहा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर आप तो करंट अफेयर्स भी दे देते हो, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। इसीलिए मैंने आपको बोला टेस्ट सीरीज को बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपका ग्रेजुअली पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिंचिंग इश्यूज। अभी महाराष्ट्र के अंदर में हुआ ना, जानबूझ के कम्युनिटी के आदमी को टारगेट कर दिया गया। पहले उसको उसको टॉर्चर किया गया थोड़ा सा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, पैसे मांग रहे हो। बोले भाई साहब मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने गलत काम क्या किया है, मैं तो ईद है, ईद के लिए बकरी लेके जा रहा हूं। उसको ये जो काउ विजिलेंटीज थे, इन्होंने पहले तो उसको टॉर्चर किया, अफवाह फैला दी, और उसके बाद में उसकी लिंचिंग हो गई। ये कोई तीसरा इंसिडेंस हुआ था, दूसरा शायद महाराष्ट्र में था, या तीसरा भी महाराष्ट्र में हुआ था, विद इन अ 15 days ऑफ स्पैन पीरियड। और यहाँ पे ये तीसरा इशू हुआ लिंचिंग का। इसके पीछे इशू क्या उठता है? कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड काउ विजिलेंटिज्म। ठीक है, अब मैं देख रहे हो मैं न्यूज से मैं कैसे चीजों को बाहर निकाल के ला रहा हूं, ये कोर इश्यूज हैं मेरे देश में जो चल रहा है। लिंचिंग आज नहीं हुई है, पहली बार लिंचिंग नहीं हुई है। अलवर में भी लिंचिंग हो चुकी है, मुजफ्फरनगर में भी हो चुकी है, कर्नाटका में भी हो चुकी है। और करीबन करीबन 7 से 8 साल से लगातार हम न्यूज़पेपर में है लिंचिंग जैसी न्यूज, हर साल लिंचिंग की आप खबरें उठा के देख लो, मिल जाएंगी। ये कंटेम्प्रेरी इशू है।
एक छोटा सा एडिटोरियल का सेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, एक अखबार में न्यूज आई हुई है जहां पे आरबीआई ने बोला है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेक्टर्स, सॉरी, हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी डेट सर्विसिंग कैपेसिटी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उनका एनपीए कम हो गया है। अब ये आपके लिए एनालिसिस इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 2-3 महीने का है। आपको नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जब जनवरी में सरकार डेटा देगी तब वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि भाई एक्चुअल एनपीए पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन अभी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए यहां पे ये प्रीलिम्स के लिए यहां पे न्यूज है, ये शायद गलत शिफ्ट हो गया इधर, इसको करेक्शन कर लेना। कैटेगराइजेशन ऑफ एनपीए बाय आरबीआई, सब स्टैंडर्ड असेट्स, है ना, डिफॉल्ट वाला पूरा कर जाते हो, ये 3-4 कैटेगरी होती है एनपीए की, 90 डेज, 180 डेज जो कैटेगरी कर रखी है, आपको नाम के साथ पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स इन फ्रांस। अब मैंने आपको फिर से आपको बोला कि कैसे रेलेवेंट है, ये ऐसे रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म एंड मल्टीकल्चरल रेसिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है। हाँ, येलो, येलो वेस्ट, अच्छा, कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब ये आ जाओ आप की टर्म्स जो न्यूज में थी। पॉक्सो मैंने आपको बताया, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इन तीनों को आपको डिटेल में करना है। की टर्म्स मतलब ऐसे रेफरेंसेस जो प्रीलिम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, गूगल करके या अपने टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस से आप इसको पढ़ोगे। मुझे लगता है टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है आज की डेट में, तो आप सिर्फ गूगल करो, सब कुछ टेक्स्ट बुक में वहीं से छपा हुआ है। कस्टोडियल डेथ्स, ऊपर भी कस्टोडियल डेथ था लेकिन वो मींस का इशू था, यहां मैं आपको बोल रहा हूं आपको सिर्फ उसके रिलेटेड लॉज देखने हैं। कस्टोडियल डेथ वापस से बहुत न्यूज में है, तिहाड़ जेल के अंदर भी, यरवाड़ा के अंदर भी, अभी यूपी के अंदर भी कस्टोडियल डेथ हुई है। ये बार बार इसलिए आ रहा है कि आपको यहाँ पे रिलेटेड लॉस पता होनी चाहिए कस्टोडियल डेथ से, ठीक है। एफआरपी मैंने आपको बता दिया शुगर केन के केस में। एक्सप्लेन वाले पेज पे लीगो डिटेक्टर्स आए थे, ग्रेविटेशनल वेव्स आया था, ब्लैक होल थ्योरी आई थी, और ग्रेविटेशन आइंस्टीन्स की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी। ये रहा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये रहा आपका ब्लैक होल। एक वर्ड आया था इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे। आपको ये बात, आप रूल, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है पूरे हफ्ते, लेकिन आपने ये चीज मिस आउट कर दी है। इसीलिए मैं आपका रिव्यू ले रहा हूं वीकली, और मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, मतलब लीगो क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। दिस इज नॉट माय मैंडेट। मेरा मैंडेट है आपको उसी न्यूज़पेपर में से वो चीज छांट के देना जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, इस लिस्ट को हम मेंटेन करेंगे, और इस लिस्ट को हम अगले साल प्रीलिम्स के बाद में मैं आपको टैली करवा दूंगा कि यहां से कितना आया है। मेंस में भी इस बार टैली करवा दूंगा कि आपको कितना आ रहा है। वी हैव स्टिल हैव 2 more months लेफ्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आप इस लिस्ट में से टैली कर लेना आराम से। प्रिडिक्शन हो जाता है पेपर का, मेंस में तो बहुत अच्छे से हो जाता है। प्रीलिम्स अगेन आई वुड से थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ के जाओगे तो कुछ तो आ ही जाएगा। पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्लीज ये भी आपको न्यूज में है, प्रोविजंस चाहिए। लिथियम एंड लिथियम रिजर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है लिथियम का, आया इस बार? हाँ, हाँ, क्यों? लिथियम बैटरीज में यूज होता है, और अब दुनिया बैटरी पे चल रही है, बैटरी कार्स में, तो लिथियम के बारे में पढ़ो क्या है। और लिथियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर? इंडिया के अंदर तो सारी जगह पता होनी चाहिए, और वर्ल्ड के अंदर टॉप प्रोड्यूसर कौन है ये पता होना चाहिए, और इंडिया का कौन सा स्पॉट है, बस। 1 2 3 4 5 नहीं, इंडिया के अंदर सारे लिथियम रिजर्व्स
कहाँ कहाँ है पता होना चाहिए। अगेन देयर वर सर्टेन कीवर्ड्स आंसर स्पेसिफिक जो थी, जैसे न्यूक्लियर अपार्थीड संजय बारू के आर्टिकल में लिखा गया था, सोशल इंजीनियरिंग लिखा गया, कुछ की आइडिया जैसे आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स, ये आपको आपकी देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, वहां पे आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स की बात करी गई है। अब वहां पे आइडियलिज्म इज पॉलिटिक्स, ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में शायद आ सकता है, क्योंकि एक थ्योरी है नेहरू आइडियलिज्म की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेहरू आइडियलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे, फिर बाद में रियलिस्ट होने की कोशिश की गई है। तो आज आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स कितना वैलिड है, ये हो सकता है पीएसआईआर के पेपर में आ जाए, लेकिन आपको बस यहां से एक की आइडिया निकालना है, कवि क्या कहना चाहते हैं, की आइडिया वो होता है। ठीक है, इस तरीके से 4 जुलाई के इशू में आपको अगेन यूसीसी इन ट्राइबल एरियाज कितना रेलेवेंट है, ठीक है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड इलेक्शन कमीशन एंड दिट्स रोल, इलेक्शन कमीशन के अराउंड में सारी कंट्रोवर्सी ये वीक के टेस्ट में भी आई है, इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एंड इट्स रोल इन एलोकेशन ऑफ पार्टी नेम्स एंड सिंबल्स। ये आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में तो थोड़ा सा ज्यादा चांसेस है इसके आने में, लेकिन फिर भी इसको कवर कर लो। ठीक है, की टर्म्स, एससीओ की मीटिंग हुई है अभी, न्यू दिल्ली का चेयर था न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया है, जैसे हमने बीआरआई वाले पैराग्राफ पे साइन नहीं किया, चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है वो हमने साइन नहीं किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी हम सपोर्ट नहीं करते हैं उसका। तो अब एससीओ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एससीओ 2006 में बना था, 5 कोर मेंबर्स कौन से थे, लेटेस्ट अभी मेंबर कौन है, ईरान। इसके पहले 4-5 दिन पहले ईरान को अभी लेटेस्टली एडमिट किया गया है, सो ईरान इज योर लेटेस्ट मेंबर इन एससीओ। ठीक है, एक समरखंड डिक्लेरेशन था जो 2022 में साइन किया गया था, अभी समरखंड कहां है ये भी इंपॉर्टेंट है, और समरखंड डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एससीओ से रिलेटेड। बीआरआई किसका इनिशिएटिव है, चाइना का, बॉर्डर एंड रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। ठीक है, आयुष्मान भारत न्यूज में था अभी, ठीक है, क्यों था, सिकल सेल एनीमिया के केस में। अब आपको यहाँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में सब पता होना चाहिए, व्हाट इज येलो वेस्ट मूवमेंट, ये सब सब कुछ अखबार में था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022-3, डीप सी माइनिंग अभी पढ़ाया था नेहा मैम ने शायद आपको कल। डार्क पैटर्न्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 8 तरह के डार्क पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे हैं, वो डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट बोल सकता हूं, डार्क पैटर्न्स पे अगर क्वेश्चन आया तो एक तो आएगा कि डार्क वेब से रिलेटेड है, एक बताएगा आपको कि ये ब्लैक होल थ्योरी से ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है, और थर्ड ऑप्शन में वो आपको बोलेगा कि ये कंज्यूमर अफेयर्स से रिलेटेड है, या ये जो प्रेडेशन जिस तरह से ये ऑनलाइन कंपनीज प्रेडेशन करती हैं अपने कंज्यूमर्स का, ये उससे रिलेटेड है। डार्क पैटर्न्स को पढ़ लो, बहुत बेहतरीन आर्टिकल दे रखा है, और न्यूज़पेपर में से ही पढ़ लोगे तो भी कवर हो जाएगा। नाटो, नाटो या नाटो, नाटो के बारे में, एंड अगेन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसका है, क्या करता है क्या नहीं करता है। अगेन कीवर्ड्स, येलो वेस्ट मूवमेंट, एलिटिज्म, कास्ट बायस। इसी तरीके से इस पूरी पीडीएफ में मैंने आपको ये सब लिस्ट आउट करके दे रखा है। ये देखो, आपको मैंने जो भी 8 जुलाई करवाया, मैंने आपको ये करवाया फ्रीबीज, इसके बाद में क्रिमिनल डिफेमेशन कराया आईपीसी 499, ये कवर्ड है, ये मैंने आपको मार्क कराया। ड्रेस कोड एट रिलीजियस प्लेसेस मैंने आपको बोला ओपिनियन बना लो, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है। सेडिशन मैंने आपको कवर करवाया, मोदी जी बिदार स्कूल कंट्रोवर्सी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, अगेन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में कोने का आर्टिकल दे रखा था। एआई वर्सेस एचआर, ये जॉब इनसिक्योरिटी का, क्योंकि चाइना की फॉलिंग इकोनॉमी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एआई बढ़ता जा रहा है, और एआई का एचआर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, तो इसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी का पॉइंट आया। रेगुलेशन ऑफ ओटीटी, समझ आया, मैंने आपको अखबार भी खोल के दिखाया है,
और इस अखबार के साथ में ये इश्यूज भी निकाले। 9, चंद्रयान 3 देखा हमने। सेक्शन 2 मैंने आपको बताया आईपीसी का। सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 है। दिस डिफाइंस सीरियस क्राइम्स, सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस वो होते हैं जो 3 से लेके 7 साल तक की सजा मिलती है जिसमें आपको, और हीनियस इसके बाद होते हैं। गिफ्ट सिटी मार्क कराया मैंने आपको, गिफ्ट सिटी। नॉलेज इकोनॉमी, उसके पास ही वाले आर्टिकल में नॉलेज इकोनॉमी भी था। आई बिलीव वी हैव कवर्ड इट, या मैंने शायद स्किप कर दिया ये। गिफ्ट सिटी के साथ में राइट हैंड साइड पैराग्राफ में नॉलेज इकोनॉमी दे रखा है। नॉलेज इकोनॉमी क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, अनाप शनाप डेफिनेशंस नहीं चलती हैं। पोषण के बारे में मैंने आपको बताया, पोषण कवर करना है क्योंकि इसी पे एलिगेशन है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे। नेशनल एंथम एंड विजय मैनुअल केस मार्क कराया मैंने आपको। ब्रेन ईटिंग अमीबा, क्लस्टर म्यूनिशंस। अब मैंने आपको अखबार खोल के भी दिखाया और अखबार बंद करके भी दिखाया। एग्जाम्पल्स याद आया? एनजीटी वाला, बंगाल पोल वायलेंस, पंचायत इलेक्शंस, कीवर्ड मल्टीकल्चरलिज्म। अब अगली बार से हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ में पूरा अखबार खोल के डिस्कस नहीं करूंगा, आप पूरे हफ्ते अखबार पढ़ेंगे, आप अपनी तरफ से ये 5 सेक्शंस डिजाइन करके लाएंगे। कीवर्ड्स, की इश्यूज, की आइडियाज, की एग्जाम्पल्स एंड की आइडियाज। आइडियाज हो गए, फैक्ट्स हो गए, इश्यूज हो गए, एग्जाम्पल हो गए, कीवर्ड्स हो गए। उसमें मैं आपको अलग से एडिशन करवाऊंगा। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है जो मिस आउट हो गई है, जो होनी जायज है, मुझे पता है ये होगी, लेकिन उसके बाद में भी अगर कोई चीज अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये रह गया, ये मेरी आंखों के नीचे से नहीं निकला, अपने न्यूज़पेपर संभाल के रखना। मैं आपको हर वीक इसी तरीके से ये चीजें आपको देता रहूंगा। दिस विल मेक योर टास्क रियली इजी। आपको डेट वाइज ये सब मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपना न्यूज़पेपर खोलना है, तलाशना है, या गूगल करके पढ़ के नोट्स बना के रख देने। और मैं तो कहूंगा किसी को पढ़ा दो। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। ठीक है, तो ये आपका ट्राइडेंट सीरीज का प्रीमियर सेशन था, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आई डू नॉट बिलीव इन रेप्लिकेटिंग द एफर्ट्स। आप अखबार पढ़ रहे हो, उसके बाद में मैं आपको अलग से अखबार पढ़ा रहा हूं, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। या आपके पास में शायद और भी सोर्सेज हैं अखबार पढ़ने के, आप वो कर रहे हो। तो जो कोई नहीं कर रहा है वो हम करेंगे, और ये ऑर्थोडॉक्स काम करेंगे। एंड आई बेट यू, आई चैलेंज यू टू फाइंड सच 5 कीज ऑन इंटरनेट एनीवेयर। टाइप कर लेना बस रेयर टाइप ट्राइडेंट सीरीज, या 5 कीज, KEY, कीवर्ड्स, की आइडियाज, की एग्जांपल्स, की इश्यूज एंड की टर्म्स। आप ये 5 कीज, मतलब मैंने आपको शायद ये पिछले 1 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं 5 कीज डिजाइन कर रहा हूं आपके लिए। ये 5 चाबियां मैंने आपको दी है जो आपको यूपीएससी अनलॉक करने में मदद करेगा। बहुत जुडिशियसली इसको यूज करो, सिर्फ और सिर्फ इन 5 इंडिकेटर्स पे। क्योंकि मैंने ये महसूस किया मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ में दिक्कत कहां आती है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते समय सबसे बड़ा, सर इसमें से क्या निकालें, निकालें क्या समझ नहीं आता। तो मैंने आपको बताया अब क्या निकालना है आपको। आपकी पूरी समस्या का ये सिर्फ ये हल है, ये 5 चीज निकालनी। कोई भी न्यूज पढ़ते समय देख लो, इससे कोई बड़ा इशू बन रहा है क्या? कंटेम्प्रेरी इशू बन रहा है जो बहुत बड़ा स्केल पे है। भगवंत मान ने यूसीसी के बारे में क्या बोला? तो भगवंत मान पंजाब ऑफ सीएम इज नॉट इंपॉर्टेंट, यूसीसी इज इंपॉर्टेंट। सेकंड की टर्म्स, ब्रेन ईटिंग अमीबा। ऐसा कुछ होता है दुनिया में जो आप
आपको नहीं पता है पर वो कोई स्पेसिफिक टर्म है ना, चाय पत्ती नहीं, स्पेसिफिक टर्म, कॉमन मैन्स नॉलेज वाला कोई भी चीज आपको लगता है एक अवेयर्ड एडमिनिस्ट्रेटर को पता होनी चाहिए, वो चीज की टर्म्स, ये दो चीज सबसे पहले छांटो उसमें से, मतलब आपका मेंस और प्रीलिम्स। तीसरा, जहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अजीब अजीब बातें कर रखी है इसमें, इधर उधर का क्रिटिसाइज कर रहा है, वहां से की आइडिया निकालो, हमेशा की आइडिया निकालो वहां से, और उस पूरे आर्टिकल को एक पैराग्राफ में समराइज करके अपनी किसी कॉपी में लिख दो, टैब पे लिख दो, क्योंकि उतने बड़े आर्टिकल की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे, की वर्ड्स। मोस्टली एडिटोरियल में आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, पहले 2-3 पेज जो हैं, एडिट 2 पेज एडिटोरियल का और एक एक्सप्लेन्ड का, वहां आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपके आंसर को निखारेंगे। और लास्ट बचता है की एग्जाम्पल। जितनी भी ये छुटपुट छुटपुट न्यूज आती हैं, जो बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रही है, जो कंटेम्परेरी नहीं है पर करंट अफेयर है, जयपुर के झारखंड महादेव टेम्पल ने रिलीजियस कोड अप्लाई कर दिया, ड्रेस कोड अप्लाई कर दिया, तो अब वो कल नहीं छपेगा। तो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्पल बनते हैं, कंटेम्परेरी अफेयर्स आपको 2-3 दिन अगर लगातार अखबार में दिखने लग जाए तो आप समझ जाओ कंटेम्परेरी अफेयर है, इसको 5 आई से कवर कर दो। तो आपको अपना न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है, 5 आई, 5 की, आई एम सॉरी, 5 कीज, एंड 5 कीज में की इश्यूज कैसे कवर करने हैं, 5 आई अप्रोच, और उस 5 आई में क्या जरूरी है, 5 पॉइंट। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे, एंड देन वील समराइज दिस सेशन। आई वाज रीडिंग अ बुद्धिस्ट फिलोसफी, किसी ने बुक शेयर करी थी मुझसे, तो उस बुक के एक पेज पे बुद्धा का जो पोस्चर है वो इस तरह से, एक तो ध्यान मुद्रा होती है, अगर आपको पता हो तो, है ना, एक ध्यान मुद्रा होती है, एक सॉरी अभय मुद्रा, जो अभय मुद्रा होती है वो अभय इस तरह से होती है। तो व्हेन आई वाज इनटू दिस प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, मेरे दिमाग में ही बहुत कुछ चल रहा था, मुझे लग रहा था कि यार इसको कैसे आसान बना दूं मैं सबके लिए, कि ये बच्चे जो इतना, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज से, कि उनको एक ही बार में समझ आ जाए कि यार करना क्या है। जैसे वो 3 इडियट में बोलता है ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, तो पहली बार में बोलता है समथिंग दैट मेक्स योर वर्क इजी इज योर मशीन, और दूसरी बार में जब वो डेफिनेशन बोलता है तो मास्टर जी बोलते हैं भाई कहना क्या चाहते हो, तो बोला सर आसान भाषा में बोला था तब तो आपको समझ आया नहीं। तो मुझे ये सब चीजें आपको आसान भाषा में और आसान टेक्निक और टूल्स के साथ में देनी थी। तो ये जो अभय मुद्रा थी ना, वो अभय मुद्रा मेरे को ऐसे दिखा, मैंने कहा यार ओके, डू नॉट फियर विद द वट एवर टेक्स्ट यू आर रीडिंग, न्यूज़पेपर करंट अफेयर जो पढ़ रहे हो, डोंट फियर, कैसे चीजों को यूज करना है, अभय, भय मुक्त रहो, कैसे करना है, अभय में 1 2 3 4 5, छठी उंगली तो नहीं थी बुद्धा जी की, 5 की अप्रोच, दैट्स इट। बस बुद्धा को अपना लो, ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच।